नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व सभी को कवर करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने जो हैं वो देखेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश में कुछ घराने हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित फेमस पर्सनैलिटी वो देखेंगे। और फिर उसके बाद कुछ प्रमुख जो संस्थान हैं बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी टोटल 28 अभ्यारण्य हैं। उनमें से एक है राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, वो है दुधवा नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन बनता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस ज़िले में स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। ग्यारह वन्य जीव विहार हैं, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 14 पक्षी विहार हैं और 3 टाइगर रिजर्व हैं। तो जो 3 टाइगर रिजर्व हैं ना, उनमें से पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पड़ता है पीलीभीत और शाहजहाँपुर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, तो इन दोनों में आता है पीलीभीत और शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर अभी लेटेस्ट नगर निगम में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे है ना बिजनौर ज़िला, वहाँ पे पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो 14 पक्षी विहार है मतलब बर्ड सेंचुरी, उनको देखेंगे। तो जो सबसे पुराना है वो पहले नंबर पे दिया गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, या इसी को नवाबगंज पक्षी विहार बोलते हैं। ये कहाँ पे है? उन्नाव में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। दूसरा दिया गया है लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तीसरा है शेखा पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो आपको सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये भी याद रखना है। इसके बाद पटना पक्षी विहार एटा में है, पटना एटा इस तरह से कुछ आप मैच करेंगे तो याद हो जाएंगे। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा इटावा में है, मतलब कुछ भाग इसका इटावा में पड़ता है, कुछ आगरा में। पार्वती अर्गा ये गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में। 7 हो गए। 8वां जो है वो है सुरहाताल और इसका बाद में नाम चेंज करके जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किया गया, ये है बलिया में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। देखो समान में मान और ना आता है ना, तो मैनपुरी ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप लोग जब इनको कई बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ ना कुछ लिंक बनेगा जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ ज़िले में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। जिनमें स्टार मार्क लगा है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको तो आपको बोलना ही नहीं किसी तरह। सांडी पक्षी विहार हरदोई। अगला है बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में है। ये संत कबीर नगर भी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला है ओखला पक्षी विहार, ये है गौतम बुद्ध नगर में। और लास्ट है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में। ये तो हो गए आपके 14 बर्ड सेंचुरी। अब हम लोग देखेंगे जो 11 वन्यजीव विहार है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला दिया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो चंद्रप्रभा ये चंदौली में है। देखो चंदौली ऐसे याद रख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ओल्डेस्ट लिखा है ना। और ये चिंकारा के लिए फेमस है। चिंकारा ना एक हिरन का टाइप है। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कतरनिया घाट ये बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा जिले में पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है और सबसे छोटा है।
सबसे छोटा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पुराना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 5 हो गए, अभी 6 है ना, वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, तो ये आगरा और इटावा में पड़ता है, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। कैमूर वन्यजीव विहार, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इन जिलों में पड़ता है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये इन जिलों में है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। ये 5 जिलों में फैला है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज में है। अगला है सोहलवा, ये है बलरामपुर में। और लास्ट में दिया गया 11 कछुआ, ये है वाराणसी में। तो ये हो गए आपके 11 वन्यजीव विहार। तो टाइगर रिजर्व तो 3 बता ही दिए। जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है ना, उसी का बफर पार्ट जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे पड़ता है? अमनगढ़ बिजनौर में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क तो यहीं पे एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जिला आपको याद रखना है, दुधवा जो नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वन्यजीव विहार 11 करा दिए गए और पक्षी विहार 14। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने जो हैं वो, और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अमीर खुसरो के बारे में। इनको तोताए हिंद बोला जाता है और इनका जन्म पटियाली कासगंज जिला में जो पड़ता है वहाँ पे हुआ था। उत्तर प्रदेश में है कासगंज जिला, एटा के बगल में। तो अमीर खुसरो को ख्याल शैली, तबला, सितार और कव्वाली इनका जनक माना जाता है। इन पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनता है और इसमें जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एक ही में आ गए आपके। तोताए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली में। पटियाली जगह स्पेसिफिक से पूछ लेता है किस जगह में हुआ था। ऑप्शन ऐसे देगा, पटियाली और दूसरे 3 और देगा। ऐसे क्वेश्चन बन चुका है। तबला और सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। ख्याल शैली का आविष्कारक अमीर खुसरो। अब हम लोग वाराणसी से जो लोग रिलेटेड है ना उनके बारे में देखेंगे। तो ये वाराणसी से रिलेटेड जो यहाँ से यहाँ तक आया है ना, तो उसमें सबसे पहले कथक जो है ना, कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कथक के जो फेमस पर्सनैलिटी हैं वो हैं सितारा देवी, अलकनंदा देवी। कथक का ना ये वाराणसी शैली और लखनऊ शैली नीचे दी गई है, ये दोनों फेमस हैं। इसमें लखनऊ शैली में इसमें लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, इनकी अभी बिरजू महाराज की पिछले साल शायद डेथ हुई है। इन दोनों लोगों का नाम बहुत फेमस है, तो वो नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले कथक में सितारा देवी और अलकनंदा देवी, इनके नाम याद रखने हैं। सारंगी वादन में शंभुनाथ मिश्र, ये सब लोग बनारस से बिलोंग करते हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और श्रीमती एम राजम, इनका दोनों लोगों का नाम याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां और श्रीमती एम राजम। सितार वादन में पंडित रविशंकर का नाम बहुत फेमस है। ऐसे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, इनको भारत रत्न दिया गया था अवार्ड 2001 में। तो सितार वादन में 2 नाम और याद रख रहे हैं, राजभान सिंह और उस्ताद मुश्ताक अली खान। नृत्य डांसिंग में उदय शंकर और गोपी कृष्ण, ये हो गए वाराणसी से जो संबंधित हैं। अगला है अवध कला, जिसमें आता है लखनऊ की कथक शैली। तो इसमें 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, याद रखने हैं। 4 में 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। शंभू महाराज और बिंदादीन, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट दिया गया है आगरा घराना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगरा घराना के जो फेमस गायक हैं उस्ताद फैयाज खां। अगला पॉइंट दिया गया है कि इटावा के जो उस्ताद इनायत खां थे वो सितार बजाने के लिए फेमस थे। उन्होंने गौरीपुर रियासत जो बंगाल में पड़ती है वहाँ चले गए यहाँ से इटावा से, और वहाँ पे गौरीपुर घराने की नींव रखी। अगला पॉइंट लिखा है कि प्रयागराज की जो गायिका हैं जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, ये अपनी मीठी आवाज़ मतलब अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ना कि ये जानकी बाई किस लिए फेमस है, तो गायकी के लिए।
अगला है बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, और दूसरा नाम है रघुनाथ सेठ। अगला घराना है किराना घराना, ये कहाँ पे है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहाँ पे। दो नाम आपको याद रखने हैं, अब्दुल करीम और वसीम खां। अगला पॉइंट लिखा है मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां और खादिम हुसैन खां ने बम्बई के भिंडी बाज़ार घराने की परंपरा की शुरुआत की। मतलब मुरादाबाद से चले गए होंगे भिंडी वहाँ बम्बई में, और वहाँ पे भिंडी बाज़ार घराने की नींव डाली। कौन? छज्जू खां, नज़ीर खां और खादिम हुसैन। अब ये जो भिंडी बाज़ार घराना है ना, इसका नाम इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि जो लता मंगेशकर है ना, लता जी, अभी तो इनकी डेथ हो गई है, तो वो उन्होंने इसी घराने के जो अमान अली खां थे ना, उनसे संगीत की शिक्षा ली थी। ये बात याद रखना है। और इटावा घराने से नोट में यहाँ पे लिखा है इटावा घराने के इमदाद खानी सितार व सुरबहार संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है संगीत घरानों से। जितना आपके काम का है उतना यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। समय कम है, भटकने की ज़रूरत नहीं है इतने में काम हो जाएगा। अब हम लोग प्रमुख संस्थान देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले दिया गया भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में है। तो भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में 3-4 फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी स्थापना 1926 में की थी। किसने? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पहले इसका नाम दूसरा था, लेकिन इन्हीं के नाम पे इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान किया गया। अब इसका नाम हो गया है भातखंडे, लिखा है ना ये न्यू नेम, तो अब इसका नाम हो गया है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। स्थापना 1926 में हुई थी। 1966 में राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया और 24 अक्टूबर 2000 को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। लखनऊ में 3 और इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं जो ये लिखे हुए हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो मोतीलाल नेहरू का नाम सुन के कुछ लोगों के दिमाग में प्रयागराज आ सकता है, लेकिन ये है लखनऊ में। बीच में ये दिया गया वाराणसी में, वाराणसी में है भारतीय कला भवन, ये वाराणसी में है, इसको याद रखना है आपको। एक संस्थान प्रयागराज में है, वो याद रखना है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। और लास्ट में दिए गए 4 ये आते हैं मथुरा में। तो क्या लिखा? अच्छा, ये तो फैक्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। ये फैक्ट मैं आपको मेलों में बता चुका हूँ, मेले और उत्सव वाले जो वीडियो कराए थे ना उसमें बताया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि कुषाण व गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है? वो भी मथुरा में है। जैसे अगला 2 पॉइंट लिखे हैं कि महिलाओं को फांसी देने का एकमात्र स्थान, ये भी मथुरा में है, महिलाओं को फांसी जहाँ पे दी जाती है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी मथुरा में है, जगह है मखदुम। तो मखदुम नाम से भी पूछ सकता है। ये हो गए कुछ प्रमुख संस्थान, इससे पहले भी संस्थान आपको कराए जा चुके हैं। तो थ्योरी पोर्शन आज का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी और यूपी जीके से, यूपी SSSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय नहीं है या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मतलब जो ललित कला अकादमी स्कॉलरशिप किस फील्ड में नहीं देती है? ऑप्शन है आपके मूर्ति मतलब स्कल्पचर, सिरेमिक, कला इतिहास मतलब आर्ट हिस्ट्री, और डी दिया गया है फैशन डिजाइनिंग। थोड़ा यदि आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ये पता चल जाएगा। फैशन डिजाइनिंग ना ये अभी बाद का ये चीज़ें आई हैं, बाद में फैशन डिजाइनिंग प्रचलन में आई है। तो डी ऑप्शन जो है ना इस पे ये मतलब फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में ललित कला एकेडमी जो है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ललित कला एकेडमी ही लिखा हुआ है। ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में स्कॉलरशिप नहीं देती है। अगला है उत्तर प्रदेश में
नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो सिंचाई परियोजनाओं में से कौन सा एक नहीं है, इन चार में से बताना है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया ना वर्षाजनक, ये कुछ है नहीं, ऐसे ही इन्होंने बस लिख दिया वर्षाजनक, कुछ नहीं है। बाकी शारदा सहायक नदी नहर परियोजना, रामगंगा और गंडक परियोजना, ये तीनों सही है। बोला इसमें कि नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है। ललित कला एकेडमी का देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। तो बोल रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का रीजनल सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला दिया गया है क्वेश्चन, ये पॉलिटी से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 66। सी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद आपको कराए जा चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इनका नाम बहुत फेमस है क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिला था। तो ये संबंधित थे किससे? शहनाई से। डी ऑप्शन इसका सही है। पॉलिटी से क्वेश्चन दिया गया है ये, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST। तो SC से हैं 84 और ST से हैं 47। इनको आप जोड़ोगे तो 131 सीटें हो जाएंगी। इतनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में SC ST के लिए। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं ना, उनका कार्यकाल होता है 5 साल। आपका डी ऑप्शन सही है। और यदि राज्यसभा की बात करेगा तो वो 6 साल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ए ऑप्शन जो दिया गया है ना, यही आपका सही है, पहले स्पीकर थे लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किसमें स्थित है? तो जो पंचमहल है ना वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बनवाया था डेफिनेटली फतेहपुर सीकरी, तो अकबर ने ही स्थापित किया था। ये आगरा के पास में पड़ता है एक शहर, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि आपका जो पोस्ट है ना वो पंचायती राज विभाग से संबंधित है। मतलब इससे क्वेश्चन बनेगा। और अभी ट्रेंड ये हो गया है कि जो पेपर बन रहे हैं ना वो जिस फील्ड की जॉब है ना उससे बन रहे। जैसे वन दरोगा का जो पेपर बना था तो उन्होंने अलग ही सिलेबस जारी किया था। अब इसका ये सिलेबस तो अलग से जारी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इनका जो पैटर्न है ना वो जो नौकरी है ना उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे रखेंगे ज़रूर। तो जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत है, ये पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं हैं। लेकिन जो डी दिया गया है ना ग्राम सहकारी संस्था, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अब इसमें राज्य पूछ रहा है तो इसलिए हम लोग राज्य केवल गिनेंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना उसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन का बिल्कुल यही स्वभाव है। और इसमें यदि इन्होंने मतलब उसको भी जोड़ा तो लोग फिर उसमें ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हरियाणा से, उसके बाद आएगा हिमाचल, उसके बाद आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएगा बिहार, उसके बाद आएगा बिहार से झारखंड, झारखंड के बाद आएगा छत्तीसगढ़,
उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा राजस्थान। तो कितने हो गए? 3 ये हैं, 3 4 7 1 8। दिल्ली को जोड़ देते तो 9 हो जाता। तो इसका आंसर है ना 8 ही है। इसमें या तो इनको ऐसे बोलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों और आबलिक यूटी को स्पर्श करती है, तो हो जाता आपका 9। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो इसका सही आंसर है सी, बलराम जाखड़, डॉक्टर बलराम जाखड़। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही हो जाएंगी। और यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और यदि पहली मुख्यमंत्री की बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये सी नंबर जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश जो खनिज संसाधन है ना उत्तर प्रदेश में, वो तो बहुत कम पाए जाते हैं। तो आपको बस ललितपुर का नाम याद रखना है, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। और दूसरा है यूरेनियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ पे यूरेनियम के कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो वो ललितपुर है आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण। इस तरह का क्वेश्चन मतलब इन्होंने घुमा के पूछा है, कोर्ट की बात कर रहा है कि विश्व का विशालतम कोर्ट कौन सा है। ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो याद कर लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट है। अगला है, भारत विश्व का विशालतम प्रजातांत्रिक प्रजातंत्र है, मतलब लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक और प्रजातंत्र रिपब्लिक। तो इसकी जो प्रथम लोकसभा है ये कब आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम लोकसभा और राज्यसभा दोनों 1952 में पहली आयोजित की गई थी। तो 1952 दो ऑप्शन में है। अब महीना की बात करें तो दोनों मई में, तो यहाँ पे मई दिया गया है, तो ये जून में है। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की बात यहाँ पे बताना है कि संविधान के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है, यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया है, यह धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। ये बात तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी जो सी और डी है ना वो भी सही है। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। और डी है, यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो सी और डी दोनों सही हैं, बी ऑप्शन आपका गलत है। सेकुलर स्टेट है ना इंडिया, इससे आप गेस लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। बोला कहाँ पे आरक्षण उपलब्ध है महिलाओं के लिए? पहला ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा में तो कब से बात चल रही है आरक्षण देने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है और ना ही निकट भविष्य में हो पाएगा जैसी कंडीशन बनी हुई है। राज्य विधानसभाओं में यहाँ पे भी नहीं है। पंचायती राज निकायों में, अभी पंचायती राज निकायों, नगर निगम और नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए हैं ना, तो इसमें महिला सीटें रिजर्व होंगी, कई जगह रिजर्व भी थी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। और ये डी बोल रहा है सभी जगह तो है नहीं, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है?
मतलब इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। जैसे बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, तो आप अपनी आजीविका के लिए कहीं पे भी जा सकते हो, ये मूल अधिकार में आता है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, तो ये भी फंडामेंटल राइट में आता है कि आप अपने धर्म से संबंधित कोई संस्थान है ना, उसको रन कर सकते हो। सी ऑप्शन दिया गया है, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। मतलब आपके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, उसमें आपका अधिकार ना वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है। पुरुषों को महिलाओं के समान वेतन, सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन, ये भी आता है आपका फंडामेंटल राइट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। सीधा इनका कहने का मतलब है कानून कौन बनाती है और कानून में चेंज कौन करता है, तो संसद करती है, पार्लियामेंट। तो डी ऑप्शन आपका सही है। संसद के अंतर्गत आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि संसद के अंतर्गत या संसद के कौन कौन से भाग हैं, तो तीनों भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे सूचियों का उचित मिलान करना है। हिंदी वाले देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको। तो देखो इसमें आप एक तरफ देखोगे तो दिया है भारत का संघ, ग्राम पंचायत, नगर निगम, राज्य, और इधर दिया है महापौर या मेयर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सरपंच। तो हेड की बात की जा रही है इन संस्थाओं के। तो भारत का जो संस्था, भारत का संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है, राष्ट्रपति। तो एक का भी पता चल गया, तो देखो बी दिया गया है, पहले का बी, एक ही में बी में। फिर बाकी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में तो सरपंच होता है, तो डी इसका हो जाएगा। नगर निगम में महापौर अभी चुनाव हुए हैं, राज्यों में राज्यपाल, तो ए का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च की बात कर रहा है, तो ये स्थित है कानपुर में। आपको मैं इंस्टीट्यूट करा दूंगा एक वीडियो में। उत्तर प्रदेश के और इंडिया में भी जो इम्पोर्टेंट हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था। तो ये नाम आपको याद रखना है, विशंबर दयाल। डी ऑप्शन जो सही है ना, ये विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बिंदा खान। ये आपको याद रखना है, सारंगी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 123 है, इससे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और जो अनुच्छेद 213 है उससे राज्यपाल जो होते हैं ना, उनको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो सी ऑप्शन है ना इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्न में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है। तो सारनाथ पे क्वेश्चन भी आता है कि भगवान जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और ये सारनाथ जो है ना, वो वाराणसी के पास में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी से रिलेटेड और फैक्ट ना अभी मैं आपको आगे वीडियो में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। ग्राम पंचायतों का आयोजन बता चुका हूँ मैं आपको, अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आता है। बी सही है। लो फिर से आ गया, पंचायती राज व्यवस्था से
क्वेश्चन कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये ऑप्शन सही है। यदि यहाँ पे द्विस्तरीय बात करेगा तो फिर अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन टोटल मैंने यहाँ पे रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी आपका साथ साथ होता चला जाएगा। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं उसमें आपको बताया है कि जो 10वीं अनुसूची है ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है, किस देश से संविधान से लिया गया है। तो जो संघवाद है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। तो भारत में जो फेडरलिज्म लिया गया है, मतलब भारत में जो यूनियन है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, जो स्टेट्स है ना वो उतने पावरफुल नहीं है। तो ये व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। जो प्रस्तावना है मतलब प्रियम्बल है जो, उसका मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये तो है नहीं प्रियम्बल का। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, ये भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, ये भी नहीं है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखना, ये डी ऑप्शन है ना, ये सबसे सटीक है। आज ही जो क्वेश्चन करा है उनमें से आ गया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य में किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खेरी, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है। तो जो लंगड़ा किस्म है ना वो वाराणसी से उद्भूत मानी जाती है। नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए, डी ऑप्शन सही है इसका, इसको आप याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आज कराया है कि फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। तो फैयाज खान बताया था कि आगरा घराने से संबंधित हैं, तो वही आगरा का ही रंगीला घराना। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, इसका लक्ष्य क्या है, उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है, कृषि नवाचार, डिजिटल वॉलेट, स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद या कंप्यूटर नॉलेज। तो इसका जो सबसे सही सटीक है ना वो है स्वदेशी और स्पेशलाइज्ड उत्पाद, सी ऑप्शन सही है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और इससे रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने अभी कराया नहीं है लेकिन आपको याद रखना है ये कि उत्तर प्रदेश में जो ना राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का जो नृत्य नाटक है वो है स्वांग रचाया जाता है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, हरदौल कथा, ये भी नया लग रहा होगा लेकिन इसको भी याद रखना है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे ही, आप कितना याद करोगे, तो क्वेश्चन में जो पूछे जा रहे हैं उनको ही कम से कम कर लो। तो हरदौल कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात आ गई तो खैर मिर्ज़ापुर भी आता है, अब ब्रज क्षेत्र और अवध तो उतना नहीं आएगा, अवध तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इसका सही आंसर है ना वो है बुंदेलखंड, बी ऑप्शन सही है, हरदौल कथा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है। तो बारिश के मौसम में वैसे तो गाया जाता है कजरी, लेकिन कजरी ऑप्शन में नहीं है, अच्छा बात है। स्वांग अभी हम लोग देख चुके। तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार में ना बारिश के मौसम में ना ये झूला प्रसिद्ध है, ये लोकप्रिय है मनोरंजन के लिए, तो झूला आपको याद रखना है।
अच्छा, मनोरंजन की बात कर रहा है, ये लोकगीत की बात नहीं कर रहा है। तो बारिश के मौसम में हम लोग झूला झूलते हैं ना, वही झूला की बात कर रहा है ये। ख़त्म। ये आपके हो गए 38 क्वेश्चन पूरे। बहुत ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा भी उठाइए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।